हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स में हम बल फोर्स जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। एग्ज़ाम वाली आई गई है आज, कब होगी? कमेटियाँ बन रही हैं, कॉमर्स वाले बच्चों को भी शामिल करें कि नहीं करें। तो कमेटियाँ बनने पर कब तक एग्ज़ाम आगे जाएगी ये आप निर्धारित कर सकते हो। तो उसी के अनुसार आप अपनी जो तैयारी है उसकी रूपरेखा, उसकी प्लानिंग निर्धारित कीजिए। तो चलो, एग्ज़ाम वाली चीज़ मैंने आपको, क्योंकि न्यूज़ थी आज तभी आपको बता रहा हूँ। अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। बल पढ़ेंगे अपन, बल, गति, दाब, ये तीनों टॉपिक दे रखे हैं उसमें। तो देखिए, बल में सबसे पहले बात अपन करें कि बल किसको कहते हैं, क्या होता है बल। धक्का मारना या खींचना जो होता है, या उठाना, या किक करना, या स्टॉप करना है, इस तरह की जो क्रियाएं जो होती हैं, क्या वो बल के अंतर्गत आती हैं क्या? तो कुछ एक एग्जाम्पल मैंने पहले ही लिख लिए हैं। देखिए आप, इसमें पहला है जैसे कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमी हो जाती है। ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद कैसी हो जाती है? धीमी। गेंद धीमी हो जाती है। लुढ़कती हुई दो गेंदों में से एक की तुलना में दूसरी गेंद का धीमा होना या तेजी से गति करना। यहाँ भी देखो, गेंद का धीमा होना या फिर तेजी से क्या करना? गति करना। तो इसमें बल है कि नहीं है? इसमें भी बल है। यदि यहाँ ये होता कि गेंद की गति में कोई परिवर्तन नहीं है, एक समान रूप से गेंद गतिशील है, तो वहाँ बल नहीं होता। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में बिल्कुल साफ झलक रहा है कि जहाँ गति में परिवर्तन होगा, जहाँ गति में परिवर्तन होगा वहाँ क्या होगा? बल होगा। तीसरा देखो, लुढ़कती गेंद की क्या बदल रही है? दिशा। दिशा बदल रही है। दिशा भी बिना किसी बाह्य फोर्स के नहीं बदल सकती है। तो दिशा बदल रही है, इसका मतलब यहाँ भी क्या है? बल इसमें भी है। चौथा, किसी वस्तु या पिंड की स्थिति में परिवर्तन होना। किसी वस्तु या पिंड की स्थिति में परिवर्तन होना। तो इस वाले बिंदु पर थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। स्थिति में परिवर्तन होने पर बल हो भी सकता है और नहीं भी होता है, दोनों चीज़ होंगी इसमें, बताऊंगा आगे मैं। लेकिन इस तरह का यदि उदाहरण होता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा उसमें 4 कथन होंगे। एक में इस तरह से सेलेक्ट करवाया जाता है कि निम्न में से किस में बल नहीं है या कौन सा बल से संबंधित नहीं है। ये एग्जाम्पल्स आपकी जो एनसीईआरटी की जो नई बुक्स जो हैं उनसे मैंने उठाए हैं। नेक्स्ट देखिए, वस्तु या पिंड की गति की अवस्था में परिवर्तन होना। गति की अवस्था में परिवर्तन होना, यहाँ क्या था? स्थिति था। तो एक समान गति में स्थिति परिवर्तित होती है लेकिन वहाँ बल नहीं होता। जबकि यहाँ क्या है? गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ बल है। इस जगह क्या होता है? बल होता है। दीवार पर धक्का मारना, क्या बल है? क्या दीवार पर अपन धक्का मारते हैं तो वहाँ गति परिवर्तन करने की प्रकृति अवश्य उस धक्के में, लेकिन दीवार की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, गति में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे बल नहीं माना जाता। दीवार पर जो धक्का मारना है वो बल की श्रेणी में नहीं आएगा। व्यक्ति द्वारा धरती पर पैर की मारना, जैसे अपन चोट मारते हैं, पाँव से मारते हैं, क्या ये भी बल की श्रेणी में आएगा? ये भी बल की श्रेणी में नहीं आएगा। किसी वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन होना, ये बल की श्रेणी में आता है। आकार या आकृति में परिवर्तन होना, जैसे अपन बॉल को दबाते हैं, तो बॉल को दबाएंगे तो दाब तो बिना बल के होगा ही नहीं है। P बराबर F/A के रूप में अपन लेते हैं। तो किसी वस्तु की अवस्था, आकृति या आकार में यदि परिवर्तन होता है तो वहाँ भी क्या होगा? बल होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है, रीट के स्तर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स होंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा कि किस में बल है या किस में नहीं है। तो बल के लिए अपन ने क्या देखा? गति में परिवर्तन है, दिशा में परिवर्तन है, अवस्था या स्थिति में परिवर्तन होता है, वहाँ क्या हमें देखने को मिलता है? बल देखने को मिलता है। तो इसमें देखते हैं अपन, एक सीधी सी मैं बात लिखूं कि जैसे धक्का, बल जो होता है, धक्का मारना या खींचना, बल क्या होगा? बल धक्का मारना या खींचना होता है। हम ये कहते हैं बल क्या होता है? धक्का मारना या खींचना होता है।
लेकिन इसके साथ में कुछ बातें हैं वो होंगी, उसी अवस्था में धक्का या जो खिंचाव होता है वो बल होता है। वरना देखो दीवार पर हम धक्का मार रहे हैं तो वो बल की श्रेणी में नहीं आता है। एक और चीज़ इसमें आपको मैं बताऊं, जैसे बल किसको कहते हैं, कहाँ बल वाली चीज़ होती है। जैसे डोर ओपन, किक, स्टॉपिंग, मूविंग, पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग। ये देखो मैंने कुछ एक लिखे हैं ऐसे। डोर ओपन, जैसे दरवाजा खोलते हैं या बंद अपन करते हैं, वहां बल है, वहां क्या है, बल है। किक, आप फुटबॉल की किक करते हो या उसी को आप क्या करते हो, रोकते हो, दोनों में क्या है, बल है। किक करने में भी है, बॉल को रोकने में भी है। मूविंग, जैसे आप शतरंज खेल रहे हो तो शतरंज में जो उसके प्यादे जो होते हैं उनको आप मूव करवाते हो, ठीक है। या जैसे फुटबॉल की बॉल को आप मूव करते हो अपने प्लेयर के पास में, अपने पार्टनर के पास में बॉल को फेंकते हो आप, है तो वो भी किस में आता है, बल के अंतर्गत आता है। पुशिंग या पुलिंग, पुश करते हैं अपन या पुल करते हैं, खींचना या धक्का देना जो होता है वो भी किस में आएगा, बल में आएगा। और हीटिंग या लिफ्टिंग, जैसे हिट करते हैं अपन या किसी चीज़ को उठाते हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, बल के अंतर्गत आता है। तो छोटे छोटे शब्द नहीं, इन्हीं शब्दों से हमें पकड़ना है कि बल कहाँ होता है। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं अपन कि बल की परिभाषा क्या होती है, बल क्या होता है, किस रूप में बल हम कहते हैं। तो बल को देखो, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव जो वस्तु की स्थिरावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की प्रकृति रखता हो, बल कहलाता है। कौन, एक प्रकार का धक्का या क्या, खिंचाव जो होता है। जैसे अभी लिया था पुश, पुल, हिटिंग, लिफ्टिंग, अपन ने स्टॉपिंग, किकिंग, सारी जो चीज़ें ली थी हैं, वो बल कब होंगी, कौन सी अवस्था में बल होती हैं, वस्तु की स्थिरावस्था, वस्तु की कौन सी अवस्था, स्थिरावस्था है, या एक समान गतिशील जो कोई पिंड या वस्तु जो होगी है, एक समान गति अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की प्रकृति रखता हो, परिवर्तन करने की क्षमता रखता हो, उस किक है या उस पुल या उस पुश को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो धक्का मारना या खींचना जो होता है उसे अपन किसके रूप में जानते हैं, बल के रूप में जानेंगे। लेकिन बल के रूप में जानेंगे कब, उसमें कंडीशन होगी ना, स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। स्थिति में परिवर्तन कैसे, स्थिरावस्था से गतिशील, गतिशील से स्थिरावस्था में। दो नए शब्द लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना उसमें। एक तो होता है धक्का मारना, धक्का मारना, धक्का मारना जो है उसे अपकर्षण कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे अपकर्षण कहते हैं। और एक होता है खींचना, उसे कहते हैं अभिकर्षण कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, अभिकर्षण कहेंगे। ध्यान रखना ये दो नए शब्द हैं आपकी नई वाली किताब में। कई बार धक्का मारना नहीं, अपकर्षण आ जाता है कि किसी वस्तु को अपकर्षित करते हैं, किसी वस्तु को अभिकर्षित करते हैं,
तो अपकर्षण का मतलब क्या है, धक्का मारना है, और अभिकर्षण का मतलब क्या है, खींचना होता है। तो ये बिल्कुल दोनों ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हिंदी के शब्द पेपर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो कि बल की अपन बात करें कि बल कैसे होता है, धक्का मारना या खींचना। तो बल तभी होता है जब दो वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया हो, इंटरेक्शन हो। दो वस्तुओं के मध्य इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्टिव जब होती हैं उसी अवस्था में वो क्या होगा, बल उत्पन्न होगा दोनों वस्तुओं के मध्य। दूसरा, जिस वस्तु पर धक्का मारा जाता है या खींचा जाता है उस वस्तु के वेग में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए है। वेग में परिवर्तन होगा तभी बल आरोपित होगा। और तीसरी, उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। तीन चीजें हैं। बल कब होगा, बल तभी होता है जब दो वस्तुओं के मध्य क्या हो, अन्योन्य क्रिया हो। एक की अन्य से होने वाली क्रिया, एक वस्तु या एक पिंड या एक कण की अन्य से होने वाली जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया कहते हैं। दूसरा है वस्तु का वेग परिवर्तन अवश्य हो, वेग में परिवर्तन होना चाहिए। पीछे लिया था अपन ने कि एक समान गति में परिवर्तन होना चाहिए, एक समान गति में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो वेग परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। और वस्तु में क्या उत्पन्न होना चाहिए, त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। ये तीनों अवस्थाएं जब होती हैं तभी क्या होता है, तभी बल होता है। यहाँ देखो वेग परिवर्तन वाली चीज मैं ले रहा हूं, ध्यान देना कि वेग में परिवर्तन किस रूप में होता है। वेग, देखो एक तो वेग में होता है परिमाण, और एक वेग में क्या होती है, दिशा होती है। कई जगह अकेला वेग का परिमाण जो होता है वो चाल के रूप में लिखा हुआ आता है। किसके रूप में आता है, चाल के रूप में आता है। तो परिमाण और दिशा है। परिमाण में परिवर्तन, परिमाण में परिवर्तन, नो चेंज, नो चेंज, यानी परिमाण चेंज हो रहा है, दिशा नहीं बदल रही है, ऐसी अवस्था में बल होगा है। ऐसी अवस्था में बल होगा। परिमाण में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन नहीं। दूसरे में नो चेंज, परिवर्तन, दिशा में चेंज है, दिशा में चेंज है लेकिन परिमाण परिवर्तित नहीं हो रहा, तो ऐसी अवस्था में वहां भी क्या होगा, बल होगा। और यदि दोनों चेंज है, परिमाण भी चेंज हो रहा है, दिशा भी चेंज हो रही है, तो भी क्या होगा, बल होगा। हम लिखते हैं 3 मीटर प्रति सेकंड, जैसे ये है। तो इसमें यहाँ वेग और चाल दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे हम 3 आई कैप कर दें और मीटर प्रति सेकंड ये लिख दें, या ये लिख दें कि 3 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में, तो ये 3 जो है ये तो परिमाण कहलाता है, ये तो क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। और ये आई जो है ये किसको व्यक्त करती है, ये दिशा को व्यक्त करती है, डायरेक्शन को व्यक्त करती है ये, ठीक है। तो इसमें या तो 3 की जगह 4 हो जाए, 3 की जगह 2 हो जाए है, या आई की जगह जे हो जाए, या उत्तर से क्या हो जाए, दक्षिण हो जाए। तो इनमें से किसी भी एक चीज में यदि परिवर्तन हो जाएगा वो किसके रूप में जाना जाएगा, वहां बल उत्पन्न, वेग परिवर्तन की अवस्था जानी जाएगी। और वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा तो F = ma है, क्योंकि A बहुत जरूरी है। F = ma, m हमेशा द्रव्यमान नियत रहता है। चेंज किस में होगा है, वेग चेंज होगा तब क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो बल तभी होगा जब क्या हो, त्वरण हो। बल तभी होगा जब वेग में परिवर्तन हो, वेग में क्या हो, परिवर्तन हो। बहुत जगह देखते हैं हम, देखो एक हल्का सा उदाहरण बताऊं मैं कि जैसे ये सन है और ये अर्थ है, चारों तरफ इसके वर्ताकार पथ में ये गतिशील होती है, और ये जो गति करती है वो 365 से ही 1/4 दिन में करती है। पहली साल भी यही, दूसरी साल भी यही, तीसरी साल भी यही। बोलो उसकी गति नियत हुई कि नहीं हुई, नियत ही तो बोलते हैं हम। यहाँ सीधा सीधा कई बार ये लिखा होता कि वेग नियत, तो फिर अभिकेंद्रीय बल कहाँ से उत्पन्न हुआ? अरे बिल्कुल सही है, वेग नियत है। वेग नियत में क्या चीज़ है, उसका परिमाण नियत है। 365 दिन जो हैं वो नियत है, लेकिन उसकी दिशा नियत नहीं है। दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। किस तरह से, इस बिंदु पर दिशा ये होगी, इस बिंदु पर दिशा ये होगी वेग की,
इस बिंदु पर दिशा ये होगी, इस बिंदु पर दिशा ये होगी। इस तरह से वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है, तो ये वाला हो जाएगा कि नो चेंज, परिमाण नो चेंज, जबकि दिशा में क्या है, परिवर्तन है, और दिशा में परिवर्तन है तो यहाँ क्या होगा, बल होगा। तो बल तभी होगा जब तीन चीज़ें हों, अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए, वेग में परिवर्तन होना चाहिए, और या फिर एक जो चीज़ अपन कह रहे हैं कि त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। और ये जब चीज़ें होती हैं तब क्या होगा, तब वेग में परिवर्तन से बल उत्पन्न होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बल यानी किसी वस्तु पर लगने वाला अशून्य बल, शून्य बल नहीं हो सकता, शून्य बल ये हो जाता है, देखो इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन। सिर्फ मैं बल क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ रिट लेवल के लिए, समझ रहे हो मेरी बात। छोटे छोटे क्वेश्चंस किस तरह से थ्योरी के बनते हैं ऐसे। तो 5 न्यूटन है। अब आप बताओ क्या इसके ऊपर बल है क्या? यहाँ तो परिणामी बल शून्य है, यहाँ परिणामी बल शून्य है, क्योंकि ये जो पिंड है, ये वस्तु है, इसकी गति में परिवर्तन नहीं होगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा यदि दोनों समान हैं। लेकिन ये जैसे 15 हो गया और ये 5 हो गया, तो ऐसे ये कौन सा हो गया, अशून्य हो गया। और ये 5 की बात अपन करें तो ये कौन सा हो गया, ये शून्य आ जाएगा। इसलिए ये लिखा है अशून्य बल कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो अशून्य बल कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करेंगे? अशून्य बल स्थिर वस्तु को गतिशील कर दें, गतिशील वस्तु को स्थिर कर दें, गतिशील वस्तु को स्थिर कर दें, एक समान वेग से गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर दें, या एक समान वेग से गतिशील या एक समान गति से जो वस्तु गतिशील होती है उसकी गति में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें। वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर दें। वैसे वेग परिवर्तन में ही दिशा आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अलग लिख रहा हूँ, इसको परिमाण के रूप में मान लो आप। तो इसमें वस्तु की दिशा में परिवर्तन करते हैं, दिशा चेंज हो जाए, वस्तु की आकृति व आकार में परिवर्तन कर दें। ध्यान रखना इसको, वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन होता है तो वहां क्या होगा, बल होगा। वस्तु स्थिति में परिवर्तन, ये डाउटफुल है, ये वाली स्थिति में परिवर्तन ये डाउटफुल है। ध्यान देना किस तरह से, देखो एक समान गतिशील, जैसे ध्यान दो, जैसे एक पिंड है, यहाँ इसका वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ भी इसका वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ भी इसका वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड। एक समान गति है कि नहीं है? यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। बोलो अवस्था परिवर्तित हो रही कि नहीं हो रही है? कण पहले कहाँ है, ए पर है, फिर कहाँ पहुँच गया ये बी पर पहुँच गया, फिर कहाँ पहुँच गया ये सी पर पहुँच गया। बोलो अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना अवस्था परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन हुई कि नहीं हुई? हो गई। लेकिन बल है क्या? बल नहीं है। बल तब होता जब 4 से 6 हो जाता, या 4 से कितना हो जाता, 2 हो जाता है। इसकी गति में या इसके वेग में परिवर्तन होता, उसके वेग के परिमाण में परिवर्तन होता, तब हम इसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, हाँ स्थिति में परिवर्तन कब? स्थिर से गतिशील या गतिशील से स्थिर, तब एक समान गति वाली अवस्था में इस चीज को हम नहीं लेंगे। 2 पॉइंट छोटे छोटे और हैं उसमें।
तो स्थिति वाले को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। वस्तु पर लगने वाले दाब में परिवर्तन कर दे। देखो दाब में जहां परिवर्तन होगा वो बल के कारण होगा, ठीक है ना, ये है तो दाब में परिवर्तन कर दे। और त्रिविमीय वस्तुएं जो होती हैं, त्रिविमीय वस्तुओं को घूर्णित कर दे। त्रिविमीय वस्तुओं को क्या कर दे? घूर्णित कर दे। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं, जहां भी ये घटनाएं घटित होंगी, वहां इनको घटाने वाला जो कारक होगा, है जो उत्तरदायी कारक होगा, वो क्या होता है? बल होता है। क्या होगा? बल होगा। कौन सा? स्थिर को गतिशील कर दे, गतिशील को स्थिर कर दे। एक समान वेग से गतिशील वस्तु के वेग में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। वस्तु की दिशा में क्या कर दें? परिवर्तन कर दें। वस्तु की दिशा में क्या कर दें? परिवर्तन। वस्तु की आकृति व आकार में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। वस्तु पर लगने वाले दाब में क्या कर दें? परिवर्तन कर दें। और त्रिविमीय वस्तुओं को क्या कर दें? घूर्णित कर दे। तो इसका आप ले सकते हो, जैसे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो पॉइंट है मैंने एक साथ में, ये आपके सामने है, इसमें 2 पॉइंट है नीचे वाले, उससे देख करके लिख लेना। एक तो दाब परिवर्तन वाला और एक त्रिविमीय वस्तुओं में घूर्णन उत्पन्न कर दे। बल, प्रकृति के मूल बल। तो बल की बात चलती है, पीछे अपन ने देखा बल वाले में। तो देखो यहाँ बल के लिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। बल जो होता है वो भौतिक राशि है। कैसी राशि है? भौतिक राशि है। भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनका मापना संभव होता है, जिनको मापा जा सकता है, वो भौतिक राशियाँ होती हैं। जैसे बहुत बार प्रश्न आता है कि ध्वनि का मात्रक क्या है? ध्वनि का मात्रक ऑप्शन होते हैं, जैसे हर्ट्ज होता है, दूसरा ऑप्शन होता है डेसिबल होता है, होता नहीं है? तो कौन सा होगा? डेसिबल या हर्ट्ज? कोई सा भी नहीं होता ध्वनि का मात्रक। ध्वनि का मात्रक नहीं होता। ध्वनि का मात्रक नहीं होता। क्या बताया मैंने? बल भौतिक राशि है। भौतिक राशियां वे होती हैं जिनको मापा जाना संभव होता है, जिनको हम माप सकें, वो भौतिक राशियां होती हैं। अब यहाँ बात करें ध्वनि का मात्रक, तो ध्वनि का मात्रक चलो डेसिबल और हर्ट्ज तो आपके दिमाग में आ रहा है। इसी की जगह ये प्रश्न मैं लिख दूं कि प्रकाश का मात्रक, तो प्रकाश का मात्रक क्या होगा? आ रहा है क्या ध्यान में? नहीं होगा प्रकाश का मात्रक भी। चलो इसके लिए तो आप डेसिबल भी आपने सुना है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है, प्रकाश का कोई मात्रक नहीं होता। प्रकाश भी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ध्वनि यांत्रिक तरंग है। घटनाएं हैं ये दोनों, ये भौतिक राशियां नहीं हैं। भौतिक राशियां नहीं हैं, इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि बल क्या होती है? बल एक भौतिक राशि होती है। दूसरा देखो इसमें, बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि होती है। दिशा होती है, परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। तो फिर दिशा किस तरफ होती है? बल की दिशा किस तरफ होगी? है तो बल की दिशा की अपन बात करें तो त्वरण, बल की दिशा, बल की दिशा जो होती है, त्वरण की दिशा होती है। त्वरण की दिशा में होती है। बल की दिशा किस तरफ होगी? त्वरण की दिशा में होगी। हाँ, मंदन भी हो सकता है। जैसे किसी चीज़ को अपने लुढ़काया गया तो वो उसका वेग बढ़ गया, तो जैसे इस तरफ जा रही है वो चीज़ और इसी दिशा में इसका वेग बढ़ गया, तो इसी दिशा में त्वरण है और इसी दिशा में क्या होगा? बल होगा। जबकि इस वस्तु को अपन लुढ़का रहे हैं, वो वस्तु क्या होगी? रुक गई। थोड़े समय पश्चात उसकी गति क्या होगी? मंदित हो गई। तो वहां मंदन आरोपित होगा, और मंदन जो आरोपित होगा तो वस्तु इस तरफ जा रही है
और उसकी गति धीमी हो रही है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, मंदन होगा, विपरीत दिशा में त्वरण होगा, और बल की जो दिशा होगी वो गति की कैसे हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो इसमें बल की दिशा की जो अपन बात करें वो किस तरफ होती है, त्वरण की दिशा में होगा। ध्यान रखना, वेग परिवर्तन की दिशा में किसकी दिशा होती है, बल की दिशा होती है। तो इसमें प्रकृति के मूल बलों की अपन बात करें तो प्रकृति के मूल बल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो बल होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तीसरा जो होता है प्रबल अन्योन्य क्रिया बल होता है, प्रबल अन्योन्य क्रिया बल होता है। क्या होगा, प्रबल अन्योन्य क्रिया बल होता है। एक बार देख लो ये आप, ये तीनों चीजें, भौतिक राशि, सदिश की दिशा किस तरफ होती है, तो हटा रहा हूं एक बार में इसे। प्रबल अन्योन्य क्रिया बल, इसे नाभिकीय बल भी कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, नाभिकीय बल भी कहते हैं। इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, इसे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स इसे कहा जाता है। और चौथा है दुर्बल अन्योन्य क्रिया बल, इसे क्षीण बल कहते हैं, इसे कहते हैं क्षीण बल कहते हैं। तो देखो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान वाले, 2 द्रव्यमान वाले पिंड जहां होते हैं वहीं गुरुत्वाकर्षण बल होगा, पहले बता दूं है। जैसे 2 पिंड हैं, एक स्मॉल एम एक कैपिटल एम, इसी अवस्था में इनके मध्य जो बल होगा उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि दोनों का द्रव्यमान समान है नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, ध्यान रखना है। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आवेशों के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, आवेशों के मध्य। जब आवेश स्थिर होते हैं विद्युत बल होता है, और जब आवेश गतिशील हो जाते हैं तो वहां क्या होगा, चुंबकीय बल भी साथ में उत्पन्न हो जाता है। प्रबल अन्योन्य क्रिया बल, नाभिकीय बल, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्सेज जिसे कहा जाता है। दुर्बल क्षीण बल, इसे वीक इंट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। क्षीण बल जो होता है ये कहाँ होता है, जब किसी तत्व का विघटन होता है, किसी नाभिक का विघटन होता है, या जैसे रेडियो एक्टिवता की बात करें अपन, तो उस अवस्था में जब कोई नाभिक क्षरित होता है, तो नाभिक जब क्षरित होता है तो उससे उत्सर्जित होने वाले बीटा कण जो होते हैं उस समय ये बल आरोपित होता है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का बनना या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का बनना जो होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसके लिए, कि जैसे ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 1H1 के रूप में लिख सकते हैं। इससे क्या बनता है, एक न्यूट्रॉन बनता है। क्या बनेगा इससे, एक न्यूट्रॉन जैसे बनता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता, ठीक है। परमाणु क्रमांक या परमाणु भार जो है वो कितना है, उसका 1 है। तो अब इसके लिए ये समीकरण संतुलित कब होगा, जब यहाँ हम क्या करें, ऊपर 1H1, सॉरी एक मिनट, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, ये यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या होती है और उसमें कोई आवेश नहीं होता। तो यहाँ संतुलित रूप में देखें तो ये 1 है और यहाँ देखो 1 नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 + 1 आएगा, और ये क्या होता है, E0 के रूप में इसे लिखा जाता है। और इसी से यदि उल्टा करें, इससे उल्टा ये कर सकते हैं, जैसे अगले पेज में ले लेता हूँ मैं, ये अगले पेज में बता देता हूँ आपको। तो क्षीण बल क्या होगा कि नाभिक का जब विघटन होता है उस समय बीटा कणों का जो उत्सर्जन होता है वहाँ कौन से बल होते हैं, क्षीण बल होते हैं। स्ट्रॉन्ग बल हो गए, वीकेस्ट बल हो गए, विद्युत चुंबकीय बल हो गए, गुरुत्वाकर्षण बल हो गए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना। वो क्वेश्चन ये है कि आपके ये जो विद्युत चुंबकीय बल हैं इनसे संबंधित रहता है। घर्षण बल,
श्यान बल। कौन कौन से बल? घर्षण बल और श्यान बल कौन से बल होते हैं? दोनों हैं अपने, इसलिए बता रहा हूँ, ये दोनों विद्युत चुंबकीय बल होते हैं। फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है, फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें पूछा गया है कि घर्षण बल कौन सा मूल बल होता है, घर्षण बल कौन से मूल बल से संबंधित है? तो किससे है? विद्युत चुंबकीय बल से है। तो प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के मूल जो बल हैं उसमें से चारों जो है उसमें घर्षण बल और श्यान बल जो है वो कौन सा होगा? विद्युत चुंबकीय बल होता है। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया बल, मूल बलों की थोड़ी सी प्रकृति के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया बल जो होते हैं ये अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों के मध्य होते हैं, पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। दूसरी, गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं इनकी पराश अत्यधिक होती है। पराश कैसी होगी? अधिक। इनकी पराश अधिक होती है। इनकी प्रबलता बहुत कम होती है, प्रबलता नथिंग होती है, यूं मानो। विद्युत चुंबकीय बल, इनकी पराश जो होती है ये भी कैसी होती है? अधिक होती है। पराश अधिक होगी इनकी भी। रेंज जो होती है बहुत लंबी दूरी तक एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की अवस्था में ये होते हैं। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया बल जो होते हैं ये सिर्फ आकर्षण प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? आकर्षण प्रकृति के होते हैं। ये वाले जो होते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों इसमें प्रकृति होती है। प्रबल अन्योन्य क्रिया बल और दुर्बल अन्योन्य क्रिया बल, इनकी पराश जो होती है, पराश 10⁻⁻15 मीटर कोटि के लगभग होती है और इनकी भी पराश 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। तो पराश की बात है, पराश अनंत, अधिक, अनंत कह सकते हैं। पराश कैसी होगी? अनंत के रूप में अपन इसे जानते हैं। तो ये तो इनकी पराश आ गई है। अब इनकी प्रबलता की बात हम करें, प्रबलता, तो प्रबलता को यदि मैं अनुपात के रूप में लूं तो यदि इसको एक दें हम, गुरुत्वाकर्षण बल का मान यदि एकांक लें तो ऐसी अवस्था में विद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं ये 10⁻36 होते हैं, 1:10⁻36। जबकि प्रबल अन्योन्य क्रिया बल, नाभिकीय बल जो होंगे ये 10 की घात कितने होते हैं? 39 होते हैं। 10 की घात कितने होंगे? 39। और दुर्बल अन्योन्य क्रिया बल की बात हम करें तो ये 10 की घात कितने होते हैं? 14 के रूप में होते हैं। तो ये इन दोनों का जब भी पूछा जाए तो 1:10 की घात कितना करेंगे? 36। जब इनका पूछा जाए तो 10 की घात 36 अनुपात 10 की घात कितना करेंगे? 39। तो इस तरह से ये अनुपात के रूप में भी अपन क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। तो सबसे प्रबल बल कौन से होते हैं? जिनका नाम ही प्रबल है, नाभिकीय बल सबसे प्रबल होते हैं। नाभिक का स्थायित्व जो होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? उसके लिए नाभिकीय बल उत्तरदायी होते हैं। कौन से उत्तरदायी होते हैं? नाभिकीय बल उसके लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे ठीक है। तो सबसे प्रबल कौन से हो गए? ये आपके प्रबल अन्योन्य क्रिया बल। दूसरे नंबर पे कौन से? विद्युत चुंबकीय बल। और गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल होते हैं। देखो सिंपल सा उदाहरण देख लो आप, एक कि जैसे मिट्टी है वो हम हाथ पर लें या कागज के छोटे छोटे टुकड़े अपन हाथ पर डालें, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े अपन हाथ पर रखेंगे तो उन कागज के टुकड़ों पर पृथ्वी नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर उसे क्या करेगी? खींचेगी। तो उन कागज के टुकड़ों पर कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। पेन को हम अपने बालों से रगड़ें और बालों से रगड़ेंगे तो कौन सा इसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। अब इस पेन को हम इन कागज के टुकड़ों के पास में लाएंगे तो ये कागज के टुकड़े क्या होंगे? ऊपर की तरफ चिपकेंगे या नीचे दबेंगे? ये कागज के टुकड़े इस पेन की ओर आकर्षित होंगे। इसका मतलब इन आवेश के कारण जो विद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल से अधिक प्रबल हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा, छोटे से प्रयोग के द्वारा हम। तो गुरुत्वीय बल जो होते हैं वो सबसे दुर्बल होते हैं, लेकिन उनकी परास जो होती है वो कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। एक चीज ऊपर है अन्योन्य क्रिया से संबद्ध क्षेत्रकण। तो यहाँ पे देख लो, इसमें एक है जैसे पराश वाला ले लो, परास अधिक, ये इनकी पराश जो है वो कैसी है? कम है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है बिल्कुल उसके समकक्ष है। और यहाँ प्रबलता की बात करें तो ये प्रबलता के रूप में इनका अनुपात दे रखा है। एक नई चीज यहाँ देखो आप कि ये जो बल होंगे इनके अन्योन्य क्रिया से संबद्ध क्षेत्रकण कौन सा होता है? तो इसके लिए ग्रेविटोन होता है।
ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन सा होगा? ग्रेविटॉन होता है। विद्युत चुंबकीय बल के लिए फोटोन होता है। कौन सा होता है? फोटोन होगा विद्युत चुंबकीय बल के लिए। प्रबल अन्योन्य क्रिया बल के लिए, इसके लिए मेसोन होता है, या इसे पाइयोन भी कहते हैं, पाइयोन। और दुर्बल अन्योन्य क्रिया बल जो है उसके लिए बोशान होता है। कौन सा होगा? बोशान होता है। वो जो अभी कही थी बता दूं मैं कि दुर्बल अन्योन्य क्रिया बल कहाँ होते हैं। तो देखिए 1H1 से क्या बनेगा? एक न्यूट्रॉन बनता है, प्लस तो देखो यहाँ से एक बीटा कण का उत्सर्जन होगा। और ये बीटा कण कैसा होगा? जैसे -1 के रूप। 1H1 है, ये 1H1 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होगा 0N1, द्रव्यमान संख्या 1 होगी। 1 तो बराबर हो रहा है। यहाँ नीचे जो अपन बात करें उसमें तो ये 1 है, तो यहाँ क्या आएगा? +1 है, E0, या इसे बीटा भी कह सकते हैं। और जब प्लस पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो यहाँ न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होगा? न्यूट्रिनो का। ठीक है ना? ये तो देखो 1 0 1 हो रहा है, यहाँ बाईं तरफ 1 है, 0 + 1 कितना हो रहा है? ये भी 1 हो रहा है। इस तरह से ऐसे ही जस्ट इसका उल्टा करें, 0N1 न्यूट्रॉन से 1H1 बनता है। क्या बनेगा? 1H1 है। तो यहाँ प्लस देखो 1 1 बराबर है, यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या होगा? -1 E0 होगा। तो ये -1 E0 जो है इसको बीटा -1 कहते हैं। और ये जो है इसे क्या कहते हैं? इसे बीटा +1 कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? बीटा +1। इसके साथ में तो किसका उत्सर्जन होता है? न्यूट्रिनो का। और यहाँ एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होगा? एंटी न्यूट्रिनो का। तो हल्का सा बताया, ये पूछा नहीं जाएगा ये, लेकिन कहाँ होते हैं ये बता रहा हूँ मैं, कि जब नाभिक का विघटन होता है तो ऐसी अवस्था में बीटा कण का जहाँ उत्सर्जन होगा, वो बीटा कण का उत्सर्जन जो होगा वहाँ कौन से बल होंगे? क्षीण बल होंगे। और ये चारों आपको याद रखने हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी जो है वहाँ ग्रेविटोन आ जाएगा, फोटोन आ जाएगा, मेसोन आ जाएगा और बोसोन आ जाएगा। तो ये होते हैं प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। बलों की प्रकार की बात अपन करें तो बलों का एक प्रकार और है। बलों के प्रकार, वो मूल बल थे। एक होते हैं संपर्क बल। ये कौन से बल होते हैं? एक संपर्क बल होते हैं, कांटेक्ट वाले होते हैं, जिनको स्पर्शीय बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शीय भी कहते हैं। एक होते हैं नॉन कांटेक्ट, असंपर्क बल। ये कौन से होते हैं? असंपर्क बल होते हैं। असंपर्क बल जो होता है इसका बड़ा अच्छा नाम एक चलता है, और वो नाम कौन सा होता है वो ध्यान में रखना है। क्षेत्रीय बल कहते हैं इन्हें। कौन से बल कहेंगे? इन्हें क्षेत्रीय बल कहेंगे, ये वाला। ठीक है, तो इसमें संपर्क बल, स्पर्शीय बल है, एक होते हैं असंपर्क बल, क्षेत्रीय बल होते हैं। तो संपर्क बल कौन से होते हैं? तो संपर्क बल में सबसे पहला जो आता है वो हम लेते हैं यांत्रिक बल। किसी मशीन के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा अपन धक्का मारते हैं, खींचते हैं, तो वो मैकेनिकल फोर्सेज के अंतर्गत आता है यांत्रिक बल। दूसरा इसमें घर्षण बल। घर्षण बिना संपर्क के संभव नहीं होगा, घर्षण बल। अवमंदन बल, अवमंदन बल। अवमंदन बल जो होता है वो भी किसके कारण होगा? कोई भी चीज़ में रुकावट जब उत्पन्न हो रही है तो रुकावट कब होगी? जब विरोध होगा, और विरोध बिना स्पर्श के इसमें संभव नहीं है। अवमंदन बल को यहाँ जैसे अपन ले रहे हैं तो किस में ले रहे हैं? संपर्क बल के अंतर्गत ले रहे हैं। तो यांत्रिक बल, घर्षण बल, अवमंदन बल और एक पेशीय बल। ये कौन सा होता है? पेशीय बल, ये इसमें आते हैं। जबकि असंपर्क बल या क्षेत्रीय बल जो होते हैं इसमें कौन से आते हैं? जैसे एक चुंबक है यहाँ, एक दूसरी चुंबक यहाँ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, टच नहीं है, फिर भी एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। संपर्क में नहीं है फिर भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या सेम पोल हो गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ कौन कौन से आएंगे? इसमें
चुंबकीय बल आएगा, इसमें विद्युत बल आएगा, दो आवेशों के मध्य विद्युत बल आएगा, इसमें गुरुत्वीय बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्षेत्रीय बल होता है? ये पृथ्वी है, अर्थ है, इसके एक निश्चित भाग तक ही गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके पश्चात गुरुत्वीय बल आरोपित नहीं होगा, तो उसका एक निश्चित क्षेत्र है, एक निश्चित क्षेत्र है, जैसे अपन विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं अपन, या कोई अपने राजस्व सीमा जो होती है, तो एक निश्चित क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र के बाहर उसका प्रभाव नहीं होता। वैसे ही इन बलों का प्रभाव भी एक सीमा के पश्चात नहीं होता है। एक चुंबक है, जैसे यहाँ चुंबक रखी हुई है, अब यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ यदि कोई आलपिन है तो ये आलपिन को अपनी ओर नहीं खींचेगी, है, इसका यहाँ तक ही क्षेत्र है, तो ऐसे बलों को हम क्षेत्रीय बल कहते हैं, ठीक है। और ये जो बल हैं, यांत्रिक बल, घर्षण बल, अवमंदन बल, पेशीय बल, ये कौन से होते हैं? ये संपर्क बल कहलाते हैं। यांत्रिक बल में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना जो होता है, उसके रूप में यांत्रिक बल के रूप में अपन लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन फिर चर्चा करेंगे। ओके, बाय।